Hello everyone. Myself, Dr. Pavanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. In today video, we will read about respiratory and metabolic acidosis and alkalosis. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, स्लाइड में दिख रहा है, ये कहाँ पे आया हुआ है? AIPJ 2024 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में तुम्हें दो स्टेटमेंट दी गई हैं. वन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द PaCO2 partial pressure of carbon dioxide and H plus rises. Statement 2 is in respiratory alkalosis there is fallen in PaCO2 and H plus. तो इसके लिए पहले तुम्हें अगर पता होगा कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड व्हाट इज एल्कलोसिस, उसी तरीके से तुम्हें मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से तुम्हें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. बहुत ही इजी टॉपिक है. सिर्फ एक रिएक्शन को तुम इस क्वेश्चन में तुम्हें याद रखना है. सिर्फ एक रिएक्शन याद रखोगे तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोलिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. अगर अपने पीएच का बात करें तो नॉर्मली पीएच जो है कितने से कितने के बीच में रहनी चाहिए? 7.35 से 7.45 के बीच में पीएच रहनी चाहिए. अगर पीएच 7.35 से नीचे गिरती है, यानी कि 6 होती है, 5 होती है, तो इसका मतलब अपनी बॉडी किसकी तरफ मूव कर रही है? एसिडोसिस की तरफ मूव कर रही है जब पीएच डिक्रीज हो रही है. इसी तरीके से अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, मतलब 7.45 से ज्यादा हो रही है, तुमने अपने इसमें पढ़ा होगा ना, 0 to 14 का ये स्केल होता है. 7 पे अपने न्यूट्रल पीएच मानते हैं. 7 से नीचे 0 तक अगर जाती है तो पीएच डिक्रीज हो रही है, एंड उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? H प्लस जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं. इसी तरीके से बेसिक पीएच अपने किसको बोलते हैं? बेस किसकी तरफ होता है? 7 to 14 के बीच में बेस होता है. अगर पीएच 7 से ज्यादा हो रही है, अगर अपने ब्लड में या फिर बॉडी फ्लूइड में स्पेसिफिकली बात करें तो ये रेंज कितनी रहती है? 7.35 टू 7.45 के बीच में रहती है. तो 7 से ज्यादा की तरफ जा रही है, इसका मतलब बॉडी बेसिक की तरफ जा रही है, तो वहां पे क्या डेवलप हो रहा है? एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है. वहां पे पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एंड H प्लस जो है बॉडी में वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, इसी को अपने एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे. फिर मैं तुम्हें दोबारा ये स्लाइड दिखाऊंगी, तो इसका आंसर बताना मुझे इन कमेंट्स. इसको तुम इस तरीके से याद रख सकते हो. वन रिएक्शन जो अपने बॉडी में, अपने ब्लड में चलती रहती है, क्या? जब ब्लड में CO2 आता है तो CO2 किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O के साथ, एंड क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है. फिर H2CO3 का जब ब्रेकेज होता है तब अपने को क्या मिलता है? H प्लस एंड HCO3 माइनस देखने को मिलता है. ठीक है, बॉडी में क्या सिस्टम है जो CO2 का मेंटेनेंस कर रहा है? तो अपने को पता है लंग्स. लंग्स में ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या कर रहा है? लंग क्या है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑक्सीजन को इंस्पायर कर रहा है, ऑक्सीजन का इन हो रहा है, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन के प्रोसेस में CO2 क्या हो रहा है? एक्सपिरेशन, यानी कि CO2 बॉडी से आउट हो रही है. तो इंस्पिरेशन में O2 इन एंड एक्सपिरेशन में CO2 आउट. तो इसका मतलब जो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का वाला मैटर जो है वो ज्यादा किससे रिलेटेड होएगा? एक्सपिरेशन से रिलेटेड होएगा रेदर देन इंस्पिरेशन. तो अब तुमको ये समझना है, इस रिएक्शन में जो राइट साइड लिखा हुआ है, यानी कि जो H2O एंड CO2 वाला पोर्शन है, ये रिलेटेड होता है किससे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस से. नेक्स्ट जो पोर्शन है H प्लस एंड HCO3 माइनस वाला एरिया, ये रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस से. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? बॉडी में CO2 का रिटेंशन हो रहा है. CO2 का रिटेंशन हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. क्या है? बॉडी CO2 को सही से एक्सेल नहीं कर पा रही है. अब वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर वहां पे हो रखा हो, रेस्पिरेटरी सेंटर का फेलियर हो रखा हो. अच्छा, ये भी रेस्पिरेटरी सेंटर का भी अभी कहीं पे क्वेश्चन आया था कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो टेल मी इन कमेंट्स, अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर का लोकेशन क्या है. इसी तरीके से शॉक की कंडीशन के बाद में, स्ट्रोक की कंडीशन के बाद में, या फिर हो सकता है न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो रखा हो जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है. इंस्पिरेशन में भी अपने को मसल चाहिए, एक्सपायर करने के लिए भी मसल चाहिए. तो अगर कहीं पे मसल की डिफॉर्मिटी हो रखी है, उस वजह से भी क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस का
केस डेवलप हो सकता है। या एयरवे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है कि किसी एक साइड के ब्रोंकस में कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो फंस गया, उसकी वजह से वो लंग अपना एक्सपिरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, CO2 को आउट करवा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होएगा, बॉडी में CO2 का रिटेंशन होएगा, मतलब CO2 बॉडी में इंक्रीज होएगी। CO2 इंक्रीज होएगी तो एसिडोसिस के केसेस में अगर अपने देखें, CO2 इंक्रीज होएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होएगा। ये इंक्रीज होएगा तो H2CO3 ज्यादा बनेगा, H2CO3 ज्यादा बनेगा तो H+ भी ज्यादा बनेगा, मतलब H+ ज्यादा बनेगा। H+ ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब बॉडी में क्या हो रही है, pH डिक्रीज हो रही है। pH डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन डेवलप हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PaCO2 इंक्रीज होता है, H+ भी इंक्रीज होता है, pH डिक्रीज होता है। इसका जस्ट अपोजिट अपने को क्या देखने को मिलेगा, एल्केलॉसिस के कंडीशन में, कि एल्केलॉसिस के कंडीशन में बॉडी में CO2 का रिटेंशन कम हो रहा है। जैसे अगर अपने कोई हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है ना, पर्सन बहुत ज्यादा CO2 को एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है, तो उसमें रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस डेवलप हो सकता है। एल्केलॉसिस में क्या होएगा, CO2 बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल रही है, इसका मतलब बॉडी में CO2 कम है। CO2 कम है तो ये भी कम बनेगा, H+ भी कम बनेगा, तो बॉडी में H+ भी कम बन रहा है। H+ कम बनेगा तो pH इंक्रीज होएगी, तो ये कंडीशन किस तरफ जाएगी, रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्केलॉसिस, जो इतने से रिलेटेड। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्केलॉसिस के बारे में। तो अपने को पता है वो कौन से पोर्शन ऑफ दिस चेन से रिलेटेड है, H+ एंड HCO3- वाले पोर्शन से। तो इसमें तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर बॉडी में इनफ HCO3 प्रेजेंट होएगा तो वो क्या करेगा, सारे H+ को आपस में बाइंड करके और H2CO3 बना देगा, ठीक है। अगर बॉडी में इनफ अमाउंट में HCO3- नहीं है तो बहुत ज्यादा H+ जो है वो क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में घूमते ही रहेंगे। तो इसको सिर्फ इतना सा याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा, यानी कि अगर बॉडी में HCO3 डिक्रीज हो रहा है तो अपने पास में क्या। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्केलॉसिस के बारे में। तो अपने को पता है वो कौन से पोर्शन ऑफ दिस चेन से रिलेटेड है, H+ एंड HCO3- वाले पोर्शन से। तो इसमें तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर बॉडी में इनफ HCO3 प्रेजेंट होएगा तो वो क्या करेगा, सारे H+ को आपस में बाइंड करके और H2CO3 बना देगा, ठीक है। अगर बॉडी में इनफ अमाउंट में HCO3- नहीं है तो बहुत ज्यादा H+ जो है वो क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में घूमते ही रहेंगे। तो इसको सिर्फ इतना सा याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा, यानी कि अगर बॉडी में HCO3 डिक्रीज हो रहा है तो अपने पास में क्या होएगा, H+ भी डिक्रीज होएगा, सॉरी H+ क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, H+ इंक्रीज होएगा। अगर HCO3 बॉडी में कम है तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो नहीं पा रही है, तो H+ तो बॉडी में फ्रीली घूम रहे हैं, H+ फ्रीली घूम रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में pH क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, ठीक है। बॉडी की किसकी तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ जाएगी। तो इसीलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ बॉडी कब मूव करती है, जब अपने पास में HCO3 ब्लड में डिक्रीज होता है, तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आती है। इसका जस्ट अपोजिट होएगा मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस के कंडीशन में, जिसमें क्या है, HCO3 इनफ अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, सारे H+ को आपस खुद के साथ जोड़ लेगा, HCO3- एंड क्या बना के रख देगा, H2CO3 बॉडी में बना के रख देगा। तो इसीलिए अगर बॉडी में HCO3 ज्यादा है तो H+ बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे किसके साथ जुड़ गए, H2CO3 के साथ जुड़ गए, HCO3 के साथ जुड़ के H2CO3 उन्होंने बना लिया। तो बॉडी की pH क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस के कंडीशन में HCO3 जो है वो H2CO3 या फिर HCO3 इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। इसी चीज को तुम लोग पढ़ सकते हो टेबल की फॉर्म में, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यहाँ से या तो तुम pH याद रखो या फिर H+ याद रखो, क्योंकि pH और H+ का रिलेशन तुम्हें पता लग गया। अगर बॉडी में H+ ज्यादा है तो मतलब pH एसिडिक होएगी, यानी कि pH कम होएगी। अगर बॉडी में H+ कम है तो मतलब pH जो है वो बेसिक होएगी, यानी कि pH इंक्रीज होएगी, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। तो इस टेबल में दोनों में से एक ही चीज याद रखना ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना बैठे। तो अभी यहाँ पे अपने pH एंड PaCO2 का याद करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक निमोनिक भी बताऊंगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केसेस में pH जब डिक्रीज
PaCO2 जब इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस के केसेस में जब PaCO2 डिक्रीज हो रही है उस टाइम पे pH क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आपने पूरा पढ़ लिया है कि किस तरीके से है। इसी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्केलॉसिस का आपने देखे तो जब HCO3 डिक्रीज तो pH भी डिक्रीज, जब HCO3 इंक्रीज तब pH भी इंक्रीज। ठीक है, इसी चीज को तुम एक निमोनिक से याद रख सकते हो। निमोनिक इज रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस में अपोजिट होता है। अपोजिट क्या मतलब, जब पीएच इंक्रीज हो रही है तो CO2 डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रही है तो CO2 इंक्रीज हो रहा है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलॉसिस के केसेस में इक्वल होएगा, यानी कि HCO3 जब इंक्रीज हो रहा है तो pH भी इंक्रीज हो रही है, HCO3 जब डिक्रीज हो रहा है तो pH भी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे अपने pH का वर्ड का यूज करके देख रहे हैं इस कंपैरिजन को, तब निमोनिक रोम बनता है। हम यहाँ पे H+ का निमोनिक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रोम इज फॉर रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इज इक्वल। तो ये तुम्हारा पूरा एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस वाला मैटर हुआ। अब तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड मेरे को कमेंट्स में बताना कि क्या उसका आंसर रहेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स।